प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1 प्रारंभ की, जिसमें गुणधर्म संख्याओं के गुणधर्मों का व्याख्यान किया। गुणधर्म के अंतर्गत सबसे पहला गुणधर्म समृद्ध गुणधर्म लिया। समृद्ध में आपको प्राकृत संख्याओं का ज्ञान, पूर्ण संख्याओं का ज्ञान और पूर्णांक, यहाँ तक मैंने आपको कराया था। अगला पॉइंट हम लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याओं में गुणधर्म समृद्ध के लिए ये प्रयोग करते हैं। नंबर 1 लेते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। नंबर 1 है योग। तो योग के लिए हम देखते हैं कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। तो योग ले रहे हैं हम 2 परिमेय संख्याओं का योग। यदि परिमेय संख्या आता है तो परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक परिमेय संख्या ले रहे हैं -3/4 प्लस यहाँ पर ले लिए 5/6। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। हम इनको सॉल्व करेंगे, लघुत्तम से कर सकते हैं। लघुत्तम लेने पर कितना आ रहा है? 12 इनका लघुत्तम आ रहा है। इधर देख रहे हैं आप 4 और 6 दोनों का एलसीएम आ रहा है 12। 12 में भाग दे रहे हैं, 4 का भाग देने पर 3 बार जा रहा है। 3 का गुणा करेंगे 3 से तो माइनस का यहाँ पर आ रहा है, तो माइनस का 9 आएगा। भाग देंगे 6 का तो 6 दूनी 12, 2 का गुणा करेंगे 5 से, 2 पंजे 10 प्लस के आएंगे। तो यहाँ पर -9 और +10 कैलकुलेट करने पर दोनों विपरीत चिन्ह घट जाएंगी संख्याएं। 1 बचेगा प्लस का, तो 1 बटे में क्या बचेगा? 12 बचेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर 2 परिमेय संख्या ली गई, उनका योग कर रहे हैं और ये भी एक संख्या प्राप्त हुई है। वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा और भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिया है परिमेय संख्या 1/2। इसमें आप परिमेय संख्या 0 को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है और 0 जोड़ने पर आपको 1/2 यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपने -3/7 लिया है, यहाँ +3/7 भी ले सकते हैं। दोनों परिमेय संख्याएं हैं, दोनों को योग करने पर आपके पास में क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो 0 भी परिमेय संख्या हुई। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अतः परिमेय संख्याएं योग के प्रति समृद्ध है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कराया है, इनकी आपको जांच कराई है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इससे आगे हम लेते हैं बाकी या व्यवकलन। दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करते हैं, बाकी करते हैं, घटा करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं क्या प्राप्त होता है। हमने जैसे यहाँ पर एक परिमेय संख्या ले रहे हैं 1/3, ये पॉजिटिव में है। आप चाहे माइनस में लें तो माइनस चिन्ह जरूर आएगा बीच में व्यवकलन के लिए। और दूसरी संख्या परिमेय संख्या ले रहे हैं हम यहाँ पर 4/3। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है दोनों संख्याएं परिमेय हैं, दोनों का अंतर किया जा रहा है, घटा किया जा रहा है। तो आप लघुत्तम से घटा कर सकते हैं। तो लघुत्तम क्या आएगा? यहाँ पर इनका एलसीएम 3 आएगा। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे, 3 लघुत्तम लेने पर 3 का 3 में भाग देने पर 1 बार जाएगा, 1 का 1 से गुणा करने पर 1 प्राप्त होगा और बीच में माइनस चिन्ह
3 का 3 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का 4 से गुणा करने पर 4 प्राप्त हुआ है। तो मैं यहाँ इसको ऐसा 4 कर देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं 1 माइनस 4, तो -3 प्राप्त हो रहा है। -3 के बटे में क्या है, 3 है, और भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या। इस प्रकार से आप और भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 0 - 5/6 ले रहे हैं, 0 में से 5/6 घटा रहे हैं, तो हमें यहाँ -5/6 प्राप्त हो रहा है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ आप चाहे आगे बड़ी संख्या लें, चाहे पीछे बड़ी संख्या लें। यदि आगे बड़ी संख्या आए, पीछे छोटी संख्या आए, तो आपको धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, तो वो भी एक परिमेय संख्या है। यदि आगे आप छोटी संख्या ले रहे हैं, पीछे आप बड़ी संख्या ले रहे हैं, और आपको ऋणात्मक यानी माइनस की संख्या प्राप्त हो रही है, तो वो भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। आप यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लें, बराबर की संख्या लें, और 0 प्राप्त हो, तब भी आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कहने का मतलब, परिमेय संख्याओं में आप परस्पर व्यवकलन करते हैं, घटा करते हैं, तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, अतः परिमेय संख्याएं व्यवकलन के प्रति समवर्त है। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। आगे हम गुणन संक्रिया लेते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। गुणन या गुणा। दो परिमेय संख्याओं का गुणा यदि परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो परिमेय संख्या गुणन के प्रति एकदम समवर्त है। यदि अन्य कोई प्राप्त होता है, तो आप उसको लिख देंगे कि समवर्त नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, कोई भी एक परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर 2/3 ले रहा हूँ, गुणा -5/7। यहाँ आप देख रहे हैं 2/3 परिमेय संख्या है, -5/7 एक परिमेय संख्या है। गुणा कर रहे हैं, तो प्लस की संख्या का माइनस संख्या से गुणा करने पर माइनस आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, और 7 तिया 21 आएगा। तो यहाँ भी आपको क्या प्राप्त हो रही है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ आप और इसके अलावा अन्य परिमेय संख्या लेंगे। माइनस आपने संख्या ले ली है, -3/5, गुणा आप कर रहे हैं 0 से। तो यहाँ आप देख रहे हैं -5 जो 3/5 है, ये परिमेय संख्या है, और 0 भी एक परिमेय संख्या है। गुणा करने पर 0 प्राप्त हो रही है, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होगी। तो ये भी एक क्या हुई अपने पास में, परिमेय संख्या। हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे -1 ले लिया है, इसका गुणा कर रहे हैं, तो -1 परिमेय संख्या हुई। इसका गुणा जिससे भी करेंगे, -4/9 से जैसे यहाँ गुणा हो रहा है, तो माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस आएगा, 4 एकम 4/9 आएगा। तो यहाँ भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं को गुणा परस्पर किया जा रहा है, तो हमें तीसरी संख्या जो प्राप्त हो रही है, वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। अतः परिमेय संख्याएं गुणन के प्रति समवर्त है। इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। अगला पॉइंट है भाग संक्रिया। हम परिमेय संख्याओं के बारे में भाग करेंगे, और परस्पर भाग करने पर ये देखेंगे
कि दो परिमेय संख्याओं का परस्पर भाग करना परिमेय प्राप्त होता है या अपरिमेय। जैसे हम यहां पर एक परिमेय संख्या ले रहे हैं, -2/7, इसमें हम भाग दे रहे हैं 3/4 का। तो भाग की जो संक्रिया है वो इधर हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। देखिए भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज किस प्रकार से करेंगे, -2/7। भाग को जब गुणा में चेंज करते हैं तो अंश का हर का और अंश बन जाता है इस प्रकार से। तो 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 3 कहाँ जाएगा नीचे। अब आपकी गुणा वाली पद्धति काम करेगी, तो प्लस माइनस में माइनस गुणा होगा 4 दूनी 8 और 7 दिया 21। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया है, तो भाग के नियम अनुसार भाग चिन्ह चेंज करने पर गुणा में अंश का हर का अंश बन गया है, और सेम गुणा वाली कंडीशन से आपको माइनस का 8/21 प्राप्त हुआ है। तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं को जो परस्पर भाग किया है वो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। लेकिन आगे हम जांच करते हैं इसी प्रकार से, यदि कोई परिमेय संख्या इसी प्रकार और ले जा रही है 5/6, हम इसमें भाग दे रहे हैं, माइनस की कोई संख्या ले रहे हैं, माइनस की संख्या का भाग दे रहे हैं, -1/2 का भाग दिया जा रहा है, आधे का भाग दिया जा रहा है। तो भागफल का नियम वही तरीका है, 5/6 भाग को गुणा में चेंज किया, -2/1 हो गया। तो यहाँ गुणा करने पर माइनस, आप चाहें तो इसको ऐसे काट सकते हैं, तो माइनस का 5/3 प्राप्त हुआ है। तो ये आपके पास में परिमेय संख्या पुनः प्राप्त हुई है। आगे और जांच करते हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, और 0 में हम क्या कर रहे हैं, 0 एक परिमेय संख्या है, इसमें एक अन्य परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं। तो अन्य परिमेय संख्या आप कोई भी ले सकते हैं, 7/9 में यहाँ पे ले रहा हूँ। 0 में 7/9 का भाग दिया जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा भाग, आप चाहे गुणा के नियम से इसको चेंज करेंगे, और गुणा में बदलने पर 9 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा, और गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगी, 0। जैसे गुणा 9/7 और प्राप्त होने वाली संख्या 0 है, जो एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम यहाँ पर कोई शून्येतर संख्या ले रहे हैं, प्लस की लें या माइनस की, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पर 7/11 या 7 ले लेता हूँ, ये भी एक परिमेय संख्या है, 7 ले, और 7 में भाग दिया जा रहा है किसका, शून्य का। तो आप देख रहे हैं किसी भी संख्या में जब हम शून्य का भाग देते हैं तो हमारे पास में शून्य का पाड़ा अनलिमिट होता है, कितनी बार लें, शून्य से आगे बढ़ेगा ही नहीं पाड़ा। तो आप जानते हैं भाग देने पर एक अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं, यानी ऐसा भाग हमारे पास में परिभाषा में कहीं भी नहीं आता, ये अपरिभाषित है। इसके स्थान पर आप और परिमेय संख्या लेकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ले रहे हैं 4/11, इसमें भाग दे रहे हैं किसका, शून्य का। तो शून्य का किसी भी संख्या में इस प्रकार से भाग दिए जाने पर आपको अपरिभाषित प्राप्त होगा। जो एक अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। प्रयोग के दौरान आपने देखा यहाँ पर आपको परिमेय संख्या प्राप्त हुई, यहाँ आप भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त हुई, यहाँ भाग देने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त हुई। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब हम शून्य का भाग किसी भी परिमेय संख्या में देते हैं, क्योंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या है, तो हमारे पास में जो भागफल प्राप्त होता है उसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते, अपरिभाषित प्राप्त होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है, उसको अनंत के रूप में दर्शाते हैं।
तो यहाँ पर भी आपने परिमेय संख्या में शून्य का भाग दिया है, अपरिभाषित आया है। तो ये दोनों ही संख्याएं हमारे पास में कैसी संख्या रही, परिमेय नहीं है। तो आप देख रहे हैं दो परिमेय संख्याओं जब भाग करते हैं तो कुछ कंडीशन में तो आपको परिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें आपको परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती। तो परिमेय संख्याएं भाग के प्रति समृद्ध नहीं है। तो आप इसका जवाब इधर देखेंगे तो आप अंत में लिखेंगे अतः परिमेय संख्याएं भाग के प्रति समृद्ध नहीं है, ऐसा फुल स्टॉप। कंप्लीट आपका इसमें आंसर होगा। इससे आगे हम गुणधर्म जो है उस श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। तो अगला गुणधर्म इसमें हम लेते हैं और अगला गुणधर्म आपका होगा क्रम विनिमेयता। गुणधर्म नंबर सेकंड क्रम विनिमेयता। जैसा कि गुणधर्म का नाम है क्रम विनिमेयता, क्रम को यदि बदल दिया जाए और तब कोई अंतर नहीं पड़े तो संख्याएं क्रम विनिमेय नियम का पालन, गुणधर्म का पालन करती हैं। यदि संख्या चेंज हो जाती है तो संख्याएं आपकी हैं जो क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करेंगी। इस गुणधर्म को कहेंगे क्रम विनिमेयता। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले ले रहे हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में आप जांच करेंगे। योग तो क्रम विनिमेयता को मैं एक दृष्टि में इधर लिख रहा हूं। जैसे कोई भी एक संख्या आपको दी जा रही है, उसमें यदि दूसरी संख्या जोड़ दी जाए, एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ दी जाए तो इसका योगफल वही आना चाहिए जो दूसरी संख्या में पहली संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। तो आप यहां देख रहे हैं पहली संख्या आगे है, दूसरी संख्या पीछे है। इनको यदि दूसरी वाली संख्या आगे और पहली वाली संख्या पीछे करके जोड़ें और कोई अंतर नहीं आए, बराबर मान आए, तो ये नियम क्या कहलाएगा, क्रम विनिमेय कहलाएगा और ये गुणधर्म कहलाएगा क्रम विनिमेयता। प्राकृत संख्याओं के बारे में हम जांच करते हैं योग। तो यहां पर योग आपने देखा है a प्लस बी, तो a के स्थान पर हम क्या ले रहे हैं, कोई भी एक संख्या ले रहे हैं। किस प्रकार से ले रहे हैं योग में, जैसे आपने प्राकृत संख्याएं तो आपने यहां पर लीजिए 5 प्लस, यहां पे दूसरी संख्या आप ले रहे हैं कोई भी, इसमें यहां पे ले रहा हूं 7 ले लिया है मैंने। तो 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 का मान कितना आता है आप सभी जानते हैं 12 आता है। तो आप यहां पर यह भी जांच करके देखेंगे 7 प्लस 5 का योग भी कितना आ रहा है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 प्लस 7 बराबर 7 प्लस 5 आता है। इस प्रकार के आप और भी उदाहरण ले सकते हैं।
13 + 15 बराबर 15 + 13। दो प्राकृत संख्याओं का योग, आप इधर देख रहे हैं योग कितना आ रहा है 28 आ रहा है, इधर देख रहे हैं आप योग कितना आ रहा है 28 आ रहा है, तो दोनों का सेम आ रहा है 28। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं ये योग के अंतर्गत क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। तो आप जवाब देंगे अतः प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय है। इस प्रकार से आपने इसकी जांच की। आप इनके अलावा और भी संख्या ले सकते हैं। कोई भी दो संख्याओं का योग इस प्रकार से कर रहे हैं और फिर उन संख्याओं को पलट करके योग कर रहे हैं तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसलिए आपने क्या जवाब दिया है कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत कैसी हैं, क्रम विनिमेय हैं, यानी क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करती है। अब इसके आगे हम लेते हैं व्यवकलन। नंबर बी व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब बाकी है। इसमें मैं आपको बताऊं, यदि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जा रही है और उसका मान दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पर समान आए तो क्रम विनिमेयता का पालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप इसकी जांच करते हैं। प्राकृत संख्या आप सभी जानते हैं, जैसे 10 में से हम 7 घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। ए का मान क्या है 10, बी का मान क्या है 7 है। हम परस्पर घटाते हैं इस प्रकार से 10 - 7 3 प्राप्त होता है। अब हम इसकी क्रम को बदल देते हैं, 7 - 10 करके देखते हैं और 7 - 10 करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, -3 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों मान हमारे पास समान प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात a - b इज नॉट इक्वल b - a, यानी a - b का मान b - a के मान के बराबर नहीं आ रहा है। अतः प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं है या क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। नेक्स्ट, अगली जांच आप करेंगे प्राकृत संख्याओं के लिए गुणन। गुणन में आप देखेंगे यदि a गुणा b करने पर जो मान प्राप्त हो उतना ही मान b गुणा a करने पर प्राप्त हो जाए तो प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेय होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो आप यहां जांच करेंगे, कोई भी एक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या ले रहे हैं, सॉरी 8 ले लिया आपने, 8 का गुणा कर रहे हैं, 8 का गुणा कर दिया आपने 3 से, तो 8 क्या रहा है 24 आ रहा है। यदि आप 3 का गुणा 8 से करें
तो आप देख रहे हैं आपको पुनः क्या प्राप्त हो रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों समान आ रही हैं। अन्य आप उदाहरण के तौर पे और ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ 15 का गुणा 4 से कर रहे हैं तो 15 चौके क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। यहाँ पर आप 4 का गुणा किससे करें, 15 से करें तो आप क्या देख रहे हैं, 15 चौके 60 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा कि a गुणा b का मान b गुणा a के बराबर प्राप्त हो रहा है। इसलिए जब आपको ये प्राप्त हो रहा है, अतः प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। यदि आपको ऐसा मान प्राप्त नहीं होता तो आप लिख देते क्रम विनिमय नहीं है, लेकिन गुणन के अंतर्गत आपको हर कंडीशन में दो प्राकृत संख्याओं को गुणनफल क्रम बदलने पर भी करें तो अभी समान ही प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, भाग का नंबर आ गया है तो आप भाग संक्रिया में देखेंगे। भाग के अंतर्गत आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, इधर देखेंगे। यदि a में b का भाग दिया है, इस प्रकार से दर्शाऊं या ये समझ लें a भाग b बराबर b भाग a प्राप्त हो जाए तो क्रम विनिमय है, अन्यथा नहीं है। या a बटे b बराबर b बटे a आ जाए तो बराबर है, अन्यथा नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे जांच चल रही है आपकी। हमने आपके सामने जैसे एक संख्या रख रहे हैं, दो में भाग दिया है, 4 ले रहे हैं और 4 में भाग दे रहे हैं 2 का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 4 में हम 2 का भाग दे रहे हैं, 4 एक प्राकृत संख्या है और 2 एक प्राकृत संख्या है, इस प्रकार से भाग दिया है तो हमें 2 प्राप्त हुआ है। यदि हम इस क्रम को बदल दें, 2 में भाग 4 कर दें तो आप यहाँ देखेंगे 0.5 प्राप्त होगा। ये दोनों समान नहीं आ रहे हैं, अर्थात यहाँ लिखेंगे 4 भाग 2 बराबर नहीं है 2 भाग 4 के। इस कंडीशन में ये आ रहा है आपका, अर्थात इसलिए प्रयोग करता हूं चूंकि के बाद में इसलिए आता है a भाग b इज नॉट इक्वल b भाग a। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाग के अंतर्गत जो प्राकृत संख्याएं हैं ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। फुल स्टॉप। तो आज तक की वीडियो में यहाँ तक कराया है, धन्यवाद।